नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में। पिछले भाग में हमने सुना कि कैलाश सुधा को लेकर इलाहाबाद आता है। चंद्र देखता है कि सुधा बहुत कमजोर हो गई है। उसने सुधा को करीब 10 महीने बाद देखा था। फिर सुधा करीब 2 दिन तक इलाहाबाद में रहती है और उसके बाद वह कैलाश के साथ चली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए और सुनते हैं। जब मन में प्यार जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजब थी चंद्र की किस्मत। इस बार तो सुधा गई थी तो उसके तन मन को एक गुलाबी नशे में सराबोर कर गई थी। चंद्र उदास नहीं था, वह बेहद खुश था। खूब घूमता था और गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता सभी कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता कि गुलाबी पंखुड़ियों की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है। वह जब कभी लेटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार माटी पर हाथ टेके बैठी है। उसे लगता कमरे में अब भी धूप की सौरभ लहरा रही है और हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंद्र को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जहां जो कुछ टूट फूट गया है वह सब संभल रहा है। वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजा गृह खंडहर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़ककर जीवन के वरदान से अभिषिक्त कर दिया था। पत्थर के बीच दबकर पीसे हुए पूजा गीत फिर से सस्वर हो उठे थे। मुरझाए हुए फूल पंखुड़ियों में फिर रस छलक आया था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर सितारों से समझौता करने की तैयारी करने लगा। चंद्र की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की वंशी की मधुराई पलकों में पलकें डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की आज्ञा से करता था। वह आत्मा सिवाय सुधा के और भला किसकी थी? वह सुधामय हो रहा था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिंती का एक पत्र आया। बिंती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी डॉक्टर शुक्ला भी चाहते थे कि चंद्र कुछ दिन के लिए दिल्ली चला आए तो अच्छा है। चंद्र के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा और बिंती को बहुत बहुत सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंद्र गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता। दोपहर को सोता और रेडियो बजाता। शाम को घूमता और सिनेमा देखता। सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह और सुधा दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने बंबई जाएंगे। चंद्र सुधा के इलाहाबाद जाने का जिक्र किसी को भी न लिखे। यह उसके और चंद्र के बीच की बात थी। खत के नीचे कुछ लाइनें थी। चंद्र, राम राम। तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भाभी श्रीमती के नाप की थी? वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा स्नेह, और जो तुमसे कह आई हूं उन बातों का ध्यान रहेगा ना? मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। और हाँ लाला जी, मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शरणार्थी विभाग के प्रयाग के एक प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो अब बंबई चल दिया होगा। बंबई के पते से उसने बधाई का एक तार भेज दिया और सुधा को एयरमेल से उसने एक खत भेजा जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन वह पसोपेश में पड़ गया। दिल्ली जाए या न जाए,
वह अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था। और अब वह सुधा से वादा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे। चंदर केंद्रीय सरकार के किसी ऊंचे पद पर आए, यह उनका सपना था। चंद्र को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने यह सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला आएगा। एक दिन रात को जब वह बिजली बुझाकर किताब बंद कर सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुधा दिल्ली लौट गई होगी। अगर दिल्ली रह गया तो बंगले में किसे टिकाया जाएगा। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, वह भी साइकिल लेकर। उसने बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चला गया और तार दे दिया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से फौरन चले आओ। स्टेशन पर सरकारी कार होगी स्लेटी रंग की। उसके मन ने फौरन कहा, चंदर, हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे आती थी। 11 बजे थे। अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में कुछ अच्छे से अच्छे सूट रखे, किताबें रखी और माली को सहेज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होती। ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर को अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंदर ने सेकंड क्लास का टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसने चाय पी और इटावा में रेस्तरां बार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में मारवाड़ी दंपति बैठे थे जो सेकंड क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप 1 आने की पकौड़ी और 2 आने की दाल मोड़ से उधर पूर्ति कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मजेदार घटना घटी। हाथरस में छोटी और बड़ी लाइनें क्रॉस करती है। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झांक कर देखा और निसंकोच उनके पृथुल उदर पर कर प्रहार करके कहा, हाँ देखो, रेलगाड़ी के सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जागे और उछल कर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी। जल्दी सामान उतार, गए राम, ये तो जंगल है। कहते थे जेवर न ले जा। चंदन खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंदर करवट बदलकर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतरकर कोई औरत हाथ में एक गठरी लिए आई और अंदर जो ही घुसी कि मारवाड़ी बोला, बुड्ढी ये सेकंड क्लास है। होए, सेकंड थर्ड तो वो सब गोविंद की माया है बच्चा। चंदर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा गोविंद जी की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डिब्बों के वर्गीकरण को भी माया जाल बताना शायद भागवतकार की दिव्य दृष्टि से संभव होगा। लेकिन यह भी मारवाड़ी कोई सुधा तो था नहीं कि वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया का भक्त होता। जब उसने कहा गार्ड साहब को बुलाऊं, तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस चल हुआ से, गार्ड का तोर दमाद लगत है, जोन बुलाइए, मोट का कद्दू। चंदर हंस पड़ा, कम से कम गाली की नवीनता पर। दूसरी बात, गाड़ी उस समय ब्रज क्षेत्र में थी। यहाँ यह अवधि का सफल वक्ता कौन है? उसने घूम कर देखा, एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है इसे? कहाँ जाओगी माई? कानपुर जाबे। लेकिन यह गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तू बोलियो टुप से, हम ऐसे धमकावे में नहीं आईत, ई कानपुर जाइए। उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा और फिर जाने क्यों रुक गई और चंदर की ओर देखने लगी। फिर बोली, अरे चंदर बेटवा, कहां से आवत हो तू?
ओ बुआ जी है, सिर मुड़ा लिया तो पहचान में ही नहीं आती। चंद्र ने फौरन उठकर पांव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थी। वह बैठ गई, बोली, ओ नटिनिया मर गई है कि अभिन है? कौन? ओही बिनती। मरेगी क्यों? भैया, सुकुल तो हमार कुल डुबोई दीन, लेकिन जैसे वो हमारी बिटिया के मड़वा तरह से उठाए लीन, वैसे भगवान चाहे तो उन्हों का लड़की से समझी। चंद्र कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआजी बोली, अब हमें क्या करे को है? हम सब मोह माया त्याग दिया, लेकिन हमरे त्याग में कुछ समर्थ है तो सुकुल को बदला मिली है। कानपुर की गाड़ी आई तो चंद्र खुद उन्हें बिठा लाया। विचित्र थी बुआ जी। बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई कि बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया है या अपकार। और मजा तो यह है कि एक ही वाक्य के पूर्वार्ध में माया मोह से विरक्ति की घोषणा और उत्तरार्ध में दुर्वासा का शाप। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने ना कहीं भी मिलने मुश्किल है। इतने में चंद्र की गाड़ी ने सीटी दी। वह भागा। बुआजी ने चंद्र का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल ही दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी। 9 बज चुके थे। चंद्र को विशेष दिक्कत न होती, लेकिन जो ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहां मरकरी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे स्लेटी रंग की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा था और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा है। चंद्र का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं था। फिर भी वह बड़े रौब से गया और ड्राइवर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या यह डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम उनका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं चंद्र बहादुर साहब? उसने उतरकर सलाम किया। दरवाजा खोला। चंद्र बैठ गया। कुली को एक अटैची के लिए एक अठन्नी दी और मोटर उड़ चली। चंद्र बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राजमुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासन दंभ उसके मन को उड़ाए लिए जा रहा है। चंद्र तन कर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद स्वयं उसे अपने मन पर हंसी आ गई। फिर वह सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उनके हृदयों को इस तरह बदल दिया है, वे भी तो बेचारे आदमी हैं, इतने दिनों से प्रभुता के प्यासे। बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंद्र उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोर्टिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खानसामे ने उतरकर दरवाजा खोला। चंद्र उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। दरवाजा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थी। चंद्र का दिल धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंद्र ने पूछा। आओ चंद्र, बिनती ने कहा और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और चंद्र की बाह पकड़कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंद्र घबरा गया। क्या बात है, बताओ ना, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर है। तब क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंद्र ने बिनती के सिर पर हाथ रखकर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी बड़े भयानक मृत्यु दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली। दीदी,
सुधा दीदी। चंद्र को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिंदी कुछ नहीं बोली। उसे ऊपर ले गई और कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंदर के भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंदर ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंदर ने बहुत व्याकुल, बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले। चुपचाप चंदर के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंदर। और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंदर ने फिर उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंदर की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, अबॉर्शन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदर का कंधा पकड़कर बोले, चंदर किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। अब बचेगी नहीं, परसों से होश ही नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंदर उठा ही नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई है और नाड़ी डूब रही है, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूं चंदर, अभी आता हूं। चंदर ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंदर। चंदर ने सुना ही नहीं। यह क्या हुआ बिनती? उसने घबराई आवाज में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जीजाजी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए, मैं सो रही थी। सहसा जीजी चीखी, मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी है। मैंने जल्दी से फोन किया, पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंद्र कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा, खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उनके साथ 3 डॉक्टर थे और एक नर्स। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत विवल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत, घबराइए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा, और नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन दे देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिनती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उनका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहां चले आए और चंदर से बोले, वेहीमेंट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे से सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थी और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा हो तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं, उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डका रही हो। पापा उठकर भागे।
वो भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मंडराने लगी। बिंती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था वह। पापा लौटकर आए? हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल दे तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियों का रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखें जैसे बाहर निकल पड़ती थी। खून इतना अधिक बह गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मढ़ दी गई हो। यहां तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव स्पष्ट दिख रहे थे। चंद्र ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए उसने करवट बदली, फिर कराही, और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पहुंचते पहुंचते 1 बज गया। बिंती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे आज, नर्स है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थी। सबके कहने पर वो अपनी सीट पर लेट रहे। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूं, कोई जरूरत हो तो तुम बुला लेना। चंद्र जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिंती बोली, तुम थक आए हो, चलो तुम भी सो रहो, मैं देख रही हूं। चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिंती ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंद्र के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिंती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दबा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है सुधा, क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप, बिंती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिंती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो, तुम कल जीजाजी को एक तार दे देना। लेकिन अब वो होंगे कहां? विजगापट्टनम या कोलंबो में जहाज कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिंती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंद्र ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंद्र घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह कांप उठती थी। चंद्र ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत तो और बिगड़ गई। और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अंगोचने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा! इतनी भयानक आवाज थी कि जैसे सुधा को नरक के दूत पकड़े ले जा रहे हो। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा, चंद्र को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंद्र आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। जो ही पापा ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो। कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिंती! डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली, डेलीरियम, सन्नीपात है, डॉक्टर को बुलाइए। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन गेसु? आओ बैठो, चंद्र नहा रहा है, अभी बुलाती हूं। अरे चंद्र!
और फिर हाँफने लगी। आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिंती को बुलाया। बिंती पास जाकर खड़ी हो गई। आंसू पहुंचकर बोली, दीदी हम आ गए, और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिंती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिंती पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो है मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले शरबत तैयार है, जा चंद्र स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला, जा बुला ला। बिंती फफक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने करहा कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंद्र को तेरे पास छोड़ जाऊंगी, जा चंद्र को बुला ला, जा। नहीं बर्फ घुल जाएगी, शरबत छान लिया है। चंद्र आगे गए आया, रूंधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंद्र को देखते ही फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट है? झूठे, तुम चंद्र हो? क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है, लेकिन तुम्हें क्या? जाओ यहां से, वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए? नर्स ने इशारा किया। चंद्र कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर से झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गेसु तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपने को बेचा नहीं ना, अपने पैर पर खड़ी हो ना, किसी के आश्रय में नहीं हो ना, कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता ना गेसु। बिंती कहाँ गई? मैं खड़ी हूं दीदी। हैं? अच्छा पापा कहाँ है? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा? अभी तक तुम, हमने इतना पुकारा, न तुम बोले न चंद्र बोला, हमें तो डर लग रहा था, इतना सुना था। जाओ, महाराजी ने रोटी सेक ली क्या? खा लो खा लो, हाँ ऐसे बैठ जाओ, लो पापा हमने नान कढ़ाई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिंती ने चंद्र को बुलाया। देखा, चंद्र कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिंती गई और चंद्र के कंधे पर हाथ रखा। चंद्र ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंद्र, दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई है, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी। चंद्र को देखते ही बोली, चंद्र आओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूं, अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डेलिरियम अभी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंद्र का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखों पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? ये चंद्र तो नहीं है। चंद्र नहीं है। चंद्र होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ मैं चंद्र को क्या जवाब दूंगी? चंद्र को बुला दो ना गेसो, जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो ना निभाए। उफ, मरीज के पास इतने आदमी तभी डेलिरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिंती और चंद्र बाहर चले आए। बिंती बोली, ये सिविल सर्जन है, उसने खून मंगवाया, देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया, सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ ने डॉक्टर ने ये देखा था? चंद्र ने फोन किया, एम्बुलेंस कार आ गई, सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है, अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की वापस दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी के भयानक लूहू करती हुई दानवों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिरहाने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृत पाए चेहरे की ओर देखते हुए
बिंती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर बिंती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एक टक एक और देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर बिंती की सिसकियां, पापा की निश्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिंती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिंती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिंती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर। सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर ने बिंती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। बिंती कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिंती और चंदर उठकर आ गए। हाँ, चंदर तुम आ गए। हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की। मारी खुशी के चंदर का गला भर आया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। और वह हांफने लगी। सर्जन आया। बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए, अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे जरा भी परेशानी ना हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छी पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा, अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना? कोशिश तो कर ही रही हूं चंदर, मौत से लड़ी रही हूं चंदर। उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसलिए देखना चाहती हूँ कि मरने के पहले उन्हें क्षमा कर दूं, उनसे क्षमा मांग लूं। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट ले। उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो, ये अब अपना ब्याह तो कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, अब 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा, बिंती यहां आओ। बिंती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना, अच्छा? पापा तेरे जिम्मे है। बिंती रोकर बोली, दीदी ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली। गोद से हटाकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो तुम। सो लूंगा बेटी। जाओ, नहीं फिर हम अच्छा नहीं होंगे, जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट रहे। सुधा ने चंदर को बुलाया। बोली, मैं झुक नहीं सकती। बिंती यहाँ आ। हाँ, चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। बिंती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंद्र तो है ही। अब चंद्र तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ लो। चंद्र आओ, इधर आओ, बैठ जाओ, अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो। ऐसे अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत। चंद्र, तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा।
मैं जो कुछ नहीं पा सकी वो शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर, यह नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं न मरना नहीं चाहती। जाने फिर कभी तुम मिलो या न मिलो चंदर। उफ, कितनी तकलीफ है चंदर। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था ना। अरे हटो हटो चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबरा कर उठ गया। पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है। चंदर, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। बिनती डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भाग कर आई। सुधा चीख रही थी, तुम हो कौन? चंदर को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूं चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ। घबराना मत था, मैं अभी आती हूँ। तब तो तुम चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी। मैं तो जा रही हूँ। बिनती, मेरी चप्पल ले आ। अरे अरे, पापा कहाँ है? पापा पापा। और सुधा का सिर चंद्र की बाह पर लुढ़क गया। बिंदी को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा करने। जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विशुद्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसार कर वह किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठे थे। अपनी भयंकर लहरों की शिकंजे में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर, अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगलकर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत विहंग शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था। अब वह सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिनती जो इतनी सुंदर थी, अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था और वह बूढ़ा सा लगने लगा था। और यह सब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ उसके फूल छोड़ आओ, लेकिन देखो शाम को जाना जब वहां भीड़ भाड़ ना हो। अच्छा? और चुपचाप टहलकर गुनगुनाने लगे। शाम को चंदर चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया, न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिनती की गोद में एक गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थक कर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिनती उसकी बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे। सिर्फ पतवारों की छप छप सुन पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। जाओ। वह दूर तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा। बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिनती का कंधा झकझोर कर बोला, बिनती, यदि रोई तो यही फेंक देंगे। उठाकर कमबख्त अभागी। बिनती चुप हो गई। बिनती एकदम चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस ही नहीं हो रहा था। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली
और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर झपटकर उसने बिंदी का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी, अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग्नेय दृष्टि से बिंदी की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिंदी चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुपोगी? चंदर ने पागलों की तरह बिंदी को ढकेल दिया। बिंदी ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदर जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिंदी के आंचल से पहुंचकर मधुर स्वर में बोला, बिंदी रो मत, मेरी ना समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंदर का गला भर आया और आंख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूंगा। उठो, हम दोनों को निभाना है बिंती। चंदर ने तख्त पर झीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिंती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होठ राख में सन गए। सितारे टूट चुके थे। तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिंती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छाएं मिलती जुलती चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। ये तो आज हमारा उपन्यास समाप्त हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इसको आपने सुना। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिएगा और स्नेह और प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। और स्पिरिट्स ऑफ इम्बाइब में नई राय भी दीजिएगा कि इस चैनल पर नया क्या करें, नया क्या पेश करें आपके लिए। मिलते हैं फिर कभी। साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।